हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज हम सुनेंगे एक मूर्ति नाम की बुढ़िया की आत्मकथा। तकरीबन 75 साल की वह बुढ़िया कितनी मजबूत है आज भी। 5 लड़कियां और 2 लड़कों को जन्म देकर भी इतनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। यह आत्मकथा है मूर्ति नाम की एक बुढ़िया की, जिसने अपने जीवन में दुख के अलावा शायद ही कुछ देखा हो। जब मैं उन्हीं के शब्दों में उन्हीं की कहानी सुन रहा था तो मैं सिर्फ एक ही असमंजस में था कि कोई औरत जो अपने जीवन के आखिरी कुछ महीनों में है, वह आज भी इतनी मजबूत और हंसमुख कैसे हो सकती है। आइए उनकी जीवन कथा से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। लगभग 50 साल पहले विवाहित होकर इस छोटे से गांव में वह आई। लगभग आधा जीवन झोंपड़ी में गुजारा किया। लोगों के घरों में काम करके रोजी रोटी मांग कर लाना प्रतिदिन की जीवनचर्या थी। आदमी गांव के जमींदार के यहाँ जानवरों की देखभाल करके मजूरी जुटाकर परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लिए हर सुबह निकल जाता था। अगर जमींदार को 40 मन गेहूं होता तो 1-2 मन उसको भी मिलता। कुछ समय बाद घर में बिटिया का जन्म हुआ। उस समय के समाज की संकीर्ण सोच के कारण गिने न जाने वाले उल्हाने सिर्फ इसलिए उसको सुनने को मिले क्योंकि उसकी कोख से 3 लड़कियों ने जन्म लिया था। हालांकि 2 बेटों के जन्म के बाद शायद इस बोझ से थोड़ा सा आज़ाद महसूस किया हो मूर्ति ने, लेकिन दुखों ने तो उसका दामन मानो ऐसे पकड़ा था जैसे एक सहमा हुआ बच्चा अपने माँ का दामन छोड़ने की चेष्टा कभी नहीं करता। उसका पति अब शराब पीने लगा था। शराब के नशे में सारे बुरे काम करना उसकी मानो आदत हो गई थी। बच्चों की शादी करने में जितने कष्ट इस बुढ़िया को उठाने पड़े, शायद ही किसी और माता के अधिकार क्षेत्र में उतने कष्ट उस परमात्मा ने लिखे हों। 2 लड़कियों और 2 लड़कों की शादी हो गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों लड़कों ने किनारा बनाना शुरू कर दिया। एक लड़का मोहन तो बाहर जाकर रोजी रोटी कमाने लगा, वह दूसरा लड़का गांव में ही थोड़ी दूर पर छान बनाकर रहने लगा। कुछ समय बीता और छोटी बेटी सुकमा अब बीमार रहने लगी। थोड़े दिन तो गांव के ही छोटे मोटे डॉक्टर से दवा दारू चली, लेकिन उसके बाद झाड़ फूंक का सहारा लेना ही उचित माना गया। गांव में या गांव के आसपास में शायद ही कोई बाबा या भक्त हो जिसकी भभूत सुकमा के माथे पर न लगी हो। हालांकि राजन नाम के गोरखनाथी भगत ने उसको अंततः बताया कि देखो मूर्ति, तुम्हारी लड़की को डाकदरी रोग है, इसमें कोई भूत नहीं है, इसका इलाज किसी शहर के डॉक्टर से करवाओ। इसके बाद गांव के सबसे अच्छे माने जाने वाले डॉक्टर किशनलाल की सलाह लेने के लिए घर आने की मिन्नतें की गई। सुकमा सालों से पड़े हुए एक पत्थर के समान हो गई थी। मूर्ति उसकी सेवा में अपने आप को भी भूल गई थी। सुकमा को करवट लेने के लिए भी सहारे की आवश्यकता थी। उसके बाल अब उसके सर में चिपकने लगे थे। उसकी माँ रोटी मांग कर आती तो सुकमा को देखकर रोटी खा ही नहीं पाती थी। आखिर खाए भी कैसे? 1 महीने से ऊपर हो गया था उसकी बेटी को खाट में लगे हुए। सुकमा को अब शहर के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर साहब का नाम विख्यात था। लोगों से बहुत सारे बातें सुनने को मिली। अरे क्यों फिरती है, इसको उठाए, आखिर लड़की ही तो है, लड़का तो नहीं। इतना पैसा कहाँ से चुकाएगी? शहर के डॉक्टर बहुत पैसा मांगते हैं, तुझे पता नहीं है क्या? लोगों की बातें मूर्ति के हृदय को विदीर्ण किए जाती थी। मन ही मन वह अपने कुल देवता से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी बेटी के हिस्से की तकलीफ़ें मुझे दे दीजिए। कभी कभी भगवान से पूछती, मैंने तो ऐसे कोई कुकर्म भी नहीं किए, तो आप मुझे किन पापों की सज़ा दे रहे हैं?
अस्पताल का एक एक दिन का खर्चा जान पहचान के लोगों से मांग कर दिया जाता। सारे रिश्तेदारों से पैसे मांग मांग कर वह थक गई थी। जमींदार ने भी अब पैसे देने से मना कर दिया। वह कंपाउंडर के सामने हाथ जोड़कर कहती, बेटा कृपया अच्छी दवाई देना, तुम्हारी बहन जैसी है यह। कंपाउंडर उसे कहता, माता तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, बस तुम रोना बंद करो। मूर्ति की आंखों में अब पानी खत्म हो चुका था। वह रोती लेकिन उसकी आंखों में आंसू न आते। सुकमा ने पूरे 37 दिन बाद अब होश संभाला था। वह होश में आते ही गिड़गिड़ाकर रोने लगी। उसकी माँ को कहती, मुझे क्यों बचाया है तूने? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है माँ? माँ तू इतने पैसे कहाँ से लेके आएगी? कैसी विडंबना थी। जो लड़की अभी अभी मृत्यु के दरवाजे से वापस आई है, उसे सिर्फ अपने माँ के कर्ज की चिंता है। मूर्ति के बड़े दामाद ने उसका इस मुश्किलों से सबसे ज़्यादा साथ दिया था। बेटों ने तो साथ पहले ही छोड़ दिया था, उनसे तो किसी सहायता की उसे उम्मीद भी न थी। सुकमा की हालत अब सुधर गई थी, लेकिन अस्पताल का खर्चा दिए बिना उसको वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा था। वह आखिरी उम्मीद में, या हम इसको मजबूरी भी कह सकते हैं, अपने जमींदार के पास सुबह सुबह के 6 बजे पहुंची। उसको पता था कि इस समय जमींदार खेत को जाएगा, इसलिए वह रास्ते में की खड़ी होकर उसकी राह देखने लगी। कुछ देर बाद जमींदार वहां आया। वह दूर से ही हाथ जोड़कर कहती है, हे मालिक कृपया मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वो अस्पताल वाले उसको घर लाने नहीं दे रहे हैं, मदद करो मालिक, मदद करो। ऐसा कहकर वह रोने लगी। जमींदार ने उसे कहा, देख मूर्ति, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, उसको अमल में लाना। जी कहिए, मूर्ति ने कहा। कल को यहाँ गांव में नेताजी आ रहे हैं, किसी पढ़े लिखे से तेरी एक दरखास्त लिखवा ले और कल को कैसे भी करके इस दरखास्त को नेताजी को देकर तुम्हारी समस्या का हल करने की प्रार्थना करना, शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। मूर्ति ने उसी समय एक पढ़े लिखे जवान से अपनी कठिनाइयों का ब्यौरा लिखवाया और कल हो रहे समारोह के प्रबंधक के घर पहुंची। बेटा ईश्वरदास, मेरी ये अर्जी नेताजी को देने में मेरी सहायता करो। मूर्ति ने कहा, दादी तुम कल मेरे साथ ही रहना, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करवाएंगे, ईश्वरदास ने कहा। अगले दिन जैसे तैसे मूर्ति ने नेताजी से मिली और अपनी सारी दुख भरी दास्तान नेताजी को सुना दी। माता तुम कल मेरे दफ्तर में आ जाना, वहाँ तुम्हें सोनू नाम का लड़का मिलेगा, वह तुम्हें पैसे दे देगा, नेताजी ने कहा। अगले दिन सुबह ही वह नेताजी के दफ्तर में पहुंच गई। वह सोनू से मिली और कहा, बेटा नेताजी ने मुझे मदद करने के लिए बुलाया है। हाँ माताजी, मुझे पता है आपके बारे में, आइए बैठिए, चाय पी लीजिए पहले। वह बोली, चाय की इजाज़त, मुझे समय नहीं दे रहा है। सोनू बोला, माता आज दफ्तर में कैश ख़त्म है, आपको शाम तक रुकना पड़ेगा। सोनू के इतना कहते ही मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। सोनू ने शायद उसके हृदय की गहराइयों में चल रहे विचार को भांप लिया था। वह तुरंत गाड़ी लेकर निकला और आधे घंटे के बाद पैसे लेकर वापस आया। आओ जल्दी बैठो गाड़ी में माता, वह बोला। दोनों अस्पताल पहुँचे। सोनू ने सारे पैसे चुका दिए। सुकमा को छुट्टी मिल गई। मूर्ति की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन शायद अब की बार ये सुकून के आंसू थे। थैंक यू सो मच, आपने इस कहानी को पूरा सुना। और अगर इसी तरह की आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं और इसी तरह की कहानियाँ आपको सुननी हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।